तो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ एक बार फिर से अपने अगले लेक्चर के साथ में। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगले लेक्चर में हम लोग किरचॉफ के नियम के बारे में बात करेंगे। किरचॉफ के नियम के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने पिछले वीडियो में दी थी, आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, किरचॉफ ने मुख्यतः दो नियम दिए थे। तो दो नियम में उनका पहला नियम है आपका कि किरचॉफ का प्रथम नियम बोलते हैं जिसे, या संधि का नियम बोलते हैं, और दूसरा उन्होंने बंद पास का नियम दिया था जिसे किरचॉफ का द्वितीय नियम भी कहते हैं। तो अब देखिए, प्रथम नियम क्या है, संधि का नियम क्या है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। देखिए, इसको बताने से पहले हम आपको कुछ समझाना चाहेंगे, पहले उसे समझिए फिर इस पर आएंगे। देखिए, आप जानते हैं जैसे ये कोई पानी की टंकी है, ये आपकी कोई पानी की टंकी है, और इस पानी की टंकी को भरने के लिए हमने इसमें क्या किए हैं, ये दो पाइप लगा दिए। अब इधर से आपका पानी अंदर प्रवेश कर रहा है और इधर से आपका पानी अंदर प्रवेश कर रहा है। ये आपका क्या कर रहे हैं, इसको भरने का कार्य कर रहे हैं। अब ये कुछ देर चलते हैं और चलने के बाद ये क्या करते हैं, इस पूरी टंकी को भर देते हैं। अब जब टंकी भर जाएगी तब हम क्या करते हैं, टंकी भरने के पश्चात हम यहाँ से दो तीन टैप मान लीजिए लगे हुए हैं और इन टैप को खोल देते, तो यहाँ से क्या होगा, ये पानी का निकलना प्रारंभ हो जाएगा। ये मान लीजिए दो नल लगे थे जिनसे इसको भरा, और पानी को बाहर निकालने के लिए हम तीन नलों का प्रयोग कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, ध्यान दीजिए कि जितना पानी इसमें भरा गया था, जितना पानी भरा गया था, आप उतना ही पानी तो इस टंकी से निकाल सकते हैं। अगर पूरा पानी आप ये टैप खोल देंगे तो जाहिर सी बात है पानी निकलेगा। तो जितना पानी आपने भरा था, अर्थात भरा गया पानी जो था, वो आपका निर्गत जल के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात जितना पानी आपने भरा था उतना ही जल आपका क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, ये हमारी हो गई संधि। यहाँ पर ये सारे नल क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। अब इसी से इस नियम को हम देखेंगे। यहाँ पर ये सारे नल क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, अर्थात, और यहाँ से कुछ पानी भर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि भरा हुआ पानी निकलने वाले पानी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बिल्कुल इसी पर बेस्ड है आपका किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने बताया कि अगर कई रास्तों से होते हुए विद्युत धारा किसी बिंदु पर मिलती है, जैसे कि यहाँ पर विद्युत धारा आई I1, दूसरे रास्ते से इस तक विद्युत धारा कितनी पहुंची, I2। तो I1 और I2 ये धारा यहाँ पर आई हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर तीन रास्ते हैं जाने के, तो ये आपका हो जाएगा I3, और ये आपका हो जाएगा I4, और ये आपका क्या हो जाएगा, I5। इसका मतलब क्या, जो धारा यहाँ पर आई है, इस संधि की ओर आई है, वही धारा क्या हो रही है, संधि से बाहर की ओर जा रही है। जितना जल इसमें भरा गया था वही जल इससे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जितनी धारा इस संधि पर आएगी उतनी ही धारा इन संधियों से क्या होगी, बाहर की ओर जाएगी। तो इस यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होगा, संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। शार्ट में बोले तो योग का मतलब सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे, सिग्मा आई, और आने वाली को बोल दीजिए आप इनकमिंग। ठीक, बराबर होगा सिग्मा मतलब योगफल किसका, धाराओं का। कैसी धाराओं का, जो बाहर जा रही हैं, अर्थात आउटगोइंग। जितनी धारा आई है उसका मान बाहर निकलने वाली धारा के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब अगर इसे हम इस साइड ले आए तो ध्यान दीजिए, सिग्मा आई
इनकमिंग माइनस क्या हो जाएगा, सिग्मा आई आउटगोइंग, और ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, समस्त मतलब आने वाली धाराओं का और जाने वाली धाराओं का जो कुल योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। वास्तव में यही क्या है, हमारा किरचॉफ का नियम है। और चूंकि ये धाराएं कहां पर मिल रही हैं, संधि पर मिल रही हैं, इसीलिए इसे हम संधि के नियम के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहां से बिल्कुल स्पष्ट है और इस बात को हम बिल्कुल ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं जो ये मैंने फिगर बताया था यहां से। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि किसी भी संधि पर, अब यहां पे आने वाली धारा, चूंकि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है, तो दोनों को जोड़ेंगे। देखिए इनकी डायरेक्शंस चूंकि अपोजिट है, इसलिए ये धनात्मक होंगे और ये ऋणात्मक। तो इसी बात को हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा I1 प्लस I2। अब ये अंदर की ओर आ रहे हैं, ये बाहर की ओर, तो इसलिए इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का हो जाएगा I3, माइनस का हो जाएगा I4 और माइनस का क्या हो जाएगा I5, और ये बराबर क्या हो जाएगा 0। और शॉर्ट में लिखें तो सिग्मा I बराबर क्या हो जाएगा 0, अर्थात किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है, 0 होता है। अब ध्यान दीजिए जरा, ये तो इसका नियम हो गया है ना। अब इसे हम दो प्रकार से कह सकते हैं, एक तो कि किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। दूसरा, हम अगर यहां से देखें दो बातें, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का कुल योगफल उसके बाहर की ओर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब तीसरी बात इसमें समझिएगा, ये किससे संबंधित है, विद्युत धारा से। विद्युत धारा आपका कब बहेगी, जब वहां पर क्या होगा, आवेश होगा। तो जाहिर सी बात है, जितना आवेश यहां पर आ रहा है उतना ही आवेश यहां से क्या हो रहा है, निर्गत हो रहा है। अर्थात आवेश क्या है, संरक्षित है, जितना आएगा उतना जाएगा। इसको इसीलिए हम कहते हैं कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। अर्थात किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। अब जो बात मैंने समझाई है उसी के अकॉर्डिंग हम इनकी परिभाषा लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इनकी परिभाषा क्या होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे जो बात मैंने अभी बताई थी उसी हिसाब से कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग लिखा है, बीजगणितीय योग कर दिया। बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे संधि पर जब जो धाराएं आएंगी उनका योगफल जाने वाली धाराओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो आ रही है I1 I2 तो हो जाएगा I1 प्लस I2, और जाने वाली I3 I4 I5 तो बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। I1 I2 का मतलब I इनकमिंग आने वाली धारा और I आउटगोइंग मतलब जाने वाली धारा। इसको इधर लाएंगे तो I इनकमिंग माइनस I आउटगोइंग बराबर 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो समस्त धाराएं हैं इनका टोटल बीजगणितीय योग क्या हो गया, 0 हो गया। आप अगर 1 नंबर में लिख रहे हैं तो समझा के लिखना है तो ठीक, नहीं यहाँ के बाद में आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब हम चलते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम, जिसे हम लोग कहते हैं बंद पास का नियम। अब देखिए बंद पास का नियम क्या है, इसे एक बंद पास के से ही समझते हैं। जैसे ये आपका कोई बंद पास है जिसमें एक प्रतिरोध लगा हुआ है और इसका EMF कितना E ले लेते हैं, इसका प्रतिरोध क्या है R। अब मान लेते हैं इससे धारा कितनी बह रही है, I। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, यदि ये जो सेल है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना ले लिया जाए, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर क्या हो, 0। अर्थात
इस धारा, ये धारा जब इससे निर्गत होगी तो इसका आंतरिक प्रतिरोध इस धारा पर कोई प्रभाव ना डाले। तो जब आंतरिक प्रतिरोध आपका नगण्य हो गया तो क्या होगा, ये जो भी धारा जाएगी वो धारा जब इससे प्रवेश करेगी तो इसके सिरों पर क्या होगी, वोल्टता डेवलप हो जाएगी। और ये वोल्टता क्या करेगी, यहाँ से जो ऊर्जा मिल रही है उसका ह्रास करेगी, अर्थात इसके सिरों पर जो वोल्टता होगी वो क्या होगी, इस सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होगी, बराबर होगी। अब देखिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E है, और इसकी वोल्टता, भाई वोल्टता V बराबर क्या होता है, IR, तो ये हो जाएगी I इंटू किसके बराबर, R के बराबर। अर्थात सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो इस प्रतिरोध के शिरों के बीच की वोल्टता के क्या होगा, बराबर होगा। अब इसी बात को समझिए जरा, अगर इसे हम इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, E माइनस IR इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि V बराबर क्या होता है, E माइनस IR। तो इसका मतलब क्या, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कितना, V, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा V बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो V बराबर 0 होने का क्या मतलब है, इससे ये पता चलता है कि किसी भी बंद पास का जो कुल विभवांतर होता है वो आपका सदैव क्या होता है, 0 होता है। अर्थात इसकी जो कुल वोल्टता होगी वो सदैव किसके बराबर होगी, 0 होगी। तो ये एक तरीका हो गया इसे कहने का। अब जरा बात समझिए, अगर यहाँ पे आपके कई प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक प्रतिरोध ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और यहाँ पे एक से ज़्यादा आपके क्या हों, सेल लगे हों इस प्रकार से, और इसका EMF क्या हो, E1, इसका EMF E2, ये R1 और ये R2, और यहाँ से धारा कितनी बह रही है, I। तो अब फिर से वही बात है कि यहाँ से जो ऊर्जा जाएगी वो इन दोनों के द्वारा क्या होगी, क्षयित होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब ये धारा इसमें प्रवेश करेगी तो यहाँ पर इसके सिरों पर जो वोल्टता होगी, और ये यहाँ से यहाँ आएगी तो इसके सिरों पर जो वोल्टता होगी वो आपकी किसके बराबर होगी, इसकी और इसकी वोल्टता के योग के बराबर होगी। अर्थात समझ लीजिए भाई, अब यहाँ पे आपका इस सेल का कुल विद्युत वाहक बल या परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, E1 प्लस क्या हो जाएगा, E2। यहाँ पर इनके सिरों की वोल्टता कितनी हो जाएगी, I जब जाएगी R1 में तो ओम के नियम के हिसाब से ये IR1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, I इंटू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अर्थात इसके यहाँ से हम इसकी दूसरी परिभाषा बना सकते हैं कि किसी बंद पास में जिस सेलों का कुल विद्युत वाहक बल होता है वो प्रतिरोध के सिरों पर उपस्थित वोल्टताओं के योग के बराबर होता है। तो ये किरचॉफ के नियम को या द्वितीय नियम को मेंशन करने का दूसरा तरीका हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों को उठा के हम इधर ले आए तो E1 प्लस E2 और माइनस का हो जाएगा IR1 और माइनस का हो जाएगा IR2 बराबर 0। इन दोनों को अगर हम साथ ले लें तो E1 माइनस IR1 प्लस क्या हो जाएगा, E2 माइनस IR2 बराबर 0। अब E1 माइनस IR1 को हम लोग क्या बोल देंगे, V1, E2 माइनस IR2 को क्या बोल देंगे, V2। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें कि बंद पास की, फिर से वही एक बात तो हमें दोबारा समझ में आएगी कि किसी बंद पास की जो कुल वोल्टता होती है वो सदैव कितनी होती है, 0 होती है। तो अब आपका जो बंद पास का नियम है वो बंद पास का नियम यही है जो आपने समझा। इसे आप पहले तरीके से भी कह सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी चीज से यहीं से आप अगर ध्यान दीजिए कि E1 प्लस E2 बराबर क्या था, IR1 प्लस I क्या हो जाएगा, R2। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये विद्युत वाहक बलों का योग है, इसका मतलब सिग्मा E इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका
I इंटू सिग्मा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 को क्या R लिख दिया जाएगा। तो ये इसका इस तरीके से भी इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात कि किसी भी बंद परिपथ में सेलों का जो कुल विद्युत वाहक बल होता है वो प्रतिरोध के सिरों पर उपस्थित वोल्टताओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब इसी के आधार पर हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा था उसी के आधार पर ये परिभाषा की प्रतिरोधकों तथा सेलों से युक्त किसी बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। कैसे होता है मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, किसी बंद लूप में प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस लूप में स्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, समान होता है। तो इस प्रकार से किरचॉफ के दोनों नियम हमारे क्या होते हैं, खत्म होते हैं। और देखिए किरचॉफ का जो नियम है ये ऐसे पढ़ने में तो ठीक है, मगर जब इसे अप्लाई करना होता है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। न्यूमेरिकल जब इसके लगाने होते हैं तो सबसे टफ न्यूमेरिकल माने जाते हैं किरचॉफ के नियम पर आधारित। मगर मैं आपको अगले वीडियो में इतना सरल उपाय बताऊंगा जिससे आप आसानी के साथ, क्योंकि वहाँ पे कब जोड़ा जाए, कब घटाया जाए, प्लस कब लिया जाए, माइनस कब लिया जाए, बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं। तो आपको अगले वीडियो में हम बिल्कुल सरलता से उन बातों को समझाएंगे और पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद।